हेलो ऑल ऑफ यू, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिल्ली के रहने वाले एक परिवार की सच्ची घटना है, जिसे सुनकर आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दिल्ली में रहने वाला परिवार जिसके मुखिया सरकारी पद पर नियुक्त थे और उनके कार्यस्थल की तरफ से उनकी बदली अचानक हिमाचल हो गई। हिमाचल की बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उनको ये लगा कि चलो लगभग 2-3 साल तो बदली होती ही है, तो क्यों ना परिवार के साथ वहाँ पर रहा जाए। यही सोचकर वो अपने परिवार के साथ हिमाचल शिफ्ट हो गए। हिमाचल में जाकर उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा ढूंढा जो कि किराए पर लेना चाहते थे, और रूम उनको पसंद आ गया। एक 2 मंजिल मकान था जो उनको बहुत ही पसंद आया, जहाँ पर हरा भरा वातावरण था और पहाड़ियों के बीच में था। तो उनको लगा कि चलो यहाँ परिवार के साथ रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वो रूम जो था वो 2 मंजिल था। दूसरे मंजिल पर किराएदार पहले से रह रहे थे और पहला जो मंजिल नीचे का जो था वो खाली था। उनको वो रूम पसंद आया, वो वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन जब वो उसमें सामान सेट करने लगे तो परिवार की महिला मुखिया से आकर ऊपर से एक हिमाचली औरत आती हैं जो कि किराएदार थी, और वो आकर पूछती हैं, क्या आप यहाँ के रहने वाले हैं? क्या आपने ये मकान खरीद लिया है, या आप लोग यहाँ पर नए हैं? आप कौन हैं? इतने सारे सवाल उन्होंने अचानक पूछे। तो परिवार की महिला मुखिया ने बोला, ना हम यहाँ के रहने वाले हैं और ना हमने ये मकान खरीदा है। हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं लगभग 2 से 3 साल के लिए, क्योंकि उनके जो पति की बदली है वो हिमाचल में हुई है कार्यस्थल की तरफ से। तो सोचा कि चलो वो भी यहाँ पर रह लेंगे। यह बात सुनकर हिमाचली वो महिला थी वो खुश हुई और बोली कि चलो अच्छा है, अब तक तो नीचे वाला जो घर था वो खाली था तो मन नहीं लगता था, अब आप लोग भी रहेंगे तो चहल पहल रहेगी, मन लगा रहेगा। आप लोग चाय वगैरह लेंगे? क्या मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ? क्योंकि आप अभी अभी शिफ्ट हुए हैं तो आपका सामान तो अभी खुला भी नहीं है, तो मैं आपके लिए चाय लेकर आ जाती हूँ। सभी लोग चाय के लिए हाँ कर देते हैं कि हाँ आप ले आइए, आपका धन्यवाद। कुछ देर बाद वो सबके लिए चाय लेकर आती है, सबको चाय देती है। सब लोग उसका व्यवहार देखकर बहुत खुश होते हैं कि चलो इतनी अच्छी महिला हमारे साथ रहेगी तो और भी अच्छा लगेगा। थोड़ी देर बाद वो कप लेने आती है कि आप मुझे कप दीजिए, और कप के साथ वो एक प्रसाद की पुड़िया भी लेकर आती है। वो ये कहती है कि अरे मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, मैंने आज पूजा की थी तो प्रसाद तो मैं आपको खिलाना ही भूल गई। एक्चुअली मैं पूजा पाठ करती हूँ देवी की, तो मैं प्रसाद भी साथ में लाना चाहती थी जो मैं चाय के साथ भूल ही गई। तो चलिए आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी खा लीजिए। वो पूछते हैं कि प्रसाद किसका? कि मैं देवी की पूजा करती हूँ, यहाँ तो देवभूमि है, पूजा पाठ तो चलती रहती है, तो चलिए आप भी प्रसाद का भोग लगा लीजिए। सभी लोगों के हाथ में वो प्रसाद दे देती है। चिनौरी होती है वाइट वाइट, तो सबको थोड़ा थोड़ी चिनौरी दे देती है कि ये लीजिए, खा लीजिए। सब लोग देवी माँ का प्रसाद समझकर खा लेते हैं कि अच्छी औरत है, चलो क्या प्रॉब्लम है। तो प्रसाद खा लेते हैं और नॉर्मली अपने घर में सामान सेट करने में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद वो महिला उतर कर आती है और उस दिल्ली वाले परिवार की महिला मुखिया से कहती है कि सुनिए दीदी, क्या मैं आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता बताऊं? क्योंकि वो उम्र में उस हिमाचली महिला से बड़ी थी, दिल्ली वाली महिला, तो वो उसको दीदी करके बोल रही थी, हिमाचल वाली महिला। तो बोलती है कि रिश्ता किसके लिए? कि आपकी बेटी के लिए। कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता? आप तो मुझे ठीक से जानती भी नहीं है। रिश्ता? कि नहीं नहीं, आपकी बेटी को मैंने देखा, बहुत ही घरेलू, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लग रही है और इकलौती भी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए रिश्ता बता दूं। बहुत ही अच्छे ज़मींदार लोग हैं और इकलौता लड़का है, अगर आप चाहें तो मैं रिश्ते की बात चला दूं। वो लोग कास्ट में भी बिलीव नहीं करते, शादी कर लेंगे आपकी बेटी से। लेकिन मैंने तो आपको रिश्ते के लिए नहीं बोला, आप रिश्ता ले आई, धन्यवाद, लेकिन हम अपनी बेटी की शादी अपने इलाके में ही करेंगे जहाँ के हम रहने वाले हैं, तो आप चिंता ना करें, आपका धन्यवाद कि आप रिश्ता लाएं। वो दोबारा फोर्स करती है, लेकिन फिर भी महिला मुखिया जो थी दिल्ली वाली, वो मना कर देती कि नहीं नहीं, हम अपनी बेटी की शादी अपने इलाके में ही करेंगे जहाँ के हम रहने वाले हैं, आपका धन्यवाद, आप ये रिश्ता किसी और के लिए ले जाएं। ये बात सुनकर हिमाचली महिला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सुनकर तो चली गई, लेकिन मन में कुछ तो था जो वो बता नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद वो उतरकर फिर से नीचे आती है। ऐसे वक्त पर आती है कि महिला मुखिया जो थी दिल्ली वाली, वो सो रही थी और जो लड़की थी वो जाग रही थी, धूप में बैठी बैठी मूंगफली खा रही थी, सर्दियों का वक्त था। वो अचानक उससे बोलती है कि बेटा,
नेहा बेटा, क्या आप मुझे पानी दोगी एक गिलास? कि आंटी आपको प्यास लगी है तो मैं मूंगफली खा रही हूँ, आप फ्रिज में से निकाल कर खुद ही पी लीजिए। कि नहीं बेटा, मुझे पीने के लिए पानी नहीं चाहिए, मुझे पूजा के लिए पानी चाहिए, जो मुझे कुंवारी लड़की के हाथ से चाहिए होता है, तो आप मुझे पानी दे दो। कि आंटी मैं पानी, मेरे तो हाथ भी झूठे हैं, देखो मैं मूंगफली खा रही हूँ, पूजा के लिए पानी तो हाथ धो के देना है, फिर मैं हाथ धोऊंगी, फिर से मूंगफली खाऊंगी, तो आप ही पानी ले लीजिए। वो बोलती है नहीं बेटा, आप ही पानी दे दो, बेशक आप ऐसे ही हाथ से दे दो। ये बात सुनकर वो मूंगफली साइड में रखती है, पानी बोतल से निकालकर गिलास में भरकर उस हिमाचली महिला को दे देती है। हिमाचली महिला पानी ले जाती है। अगले दिन फिर आती है, फिर उसी के हाथ से पानी मांगती है, वो लड़की फिर दे देती है। फिर तीसरे दिन आती है, फिर उसी से पानी मांगती है, वो लड़की फिर उसको पानी दे देती है। ये प्रोसेस वो बार बार करती है, तो वो अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी, जो ऊपर वाली आंटी है वो बार बार मुझसे आकर पानी ले जाती हैं, बोलती हैं कि कुंवारी लड़की के हाथ से पानी लेने से ज़्यादा शुभ होता है, हिमाचल में ऐसी पूजा करने से और भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। लेकिन इस तरीके की कोई पूजा तो सुनी नहीं थी। लेकिन फिर भी महिला मुखिया बोलती है कि ठीक है, पर अब पानी मत देना, अब मना कर देना कि नहीं आंटी आप खुद पानी ले लो, हम तो हिमाचल के हैं ही नहीं, तो फिर मैं इस पूजा की विधि में शामिल क्यों हो जाऊं, तो ऐसे बोल देना। कुछ दिनों बाद रात का वक्त था। उस हिमाचली महिला के घर से ऊपर जहाँ पर वो रहती थी, नीचे उसके घर नीचे मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ आती है। अजीब अजीब मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, अजीब अजीब पूजा हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हवन हो रहा है, कुछ अजीब तरीके का हवन, जो कि जिसकी स्मेल भी नीचे तक पहुंच रही थी, लेकिन वो टोक भी नहीं रहे थे। उनको लग रहा था ये पूजा पाठ वाली औरत है, शायद कोई पूजा कर रही है, शायद कोई इसका पूजा का प्रोसेस है जो रात में हवन करके पूरा हो रहा है। उन्होंने टोका नहीं, वो अपना आराम कर रहे हैं। लेकिन अब पूरे घर में गंध फैल रही है हवन की, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहे थे, क्योंकि धुआं जा रहा था सांसों के साथ, तो प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन वो टोके भी क्यों, अब सोचने लगे कि चलो सुबह होगी तब बोलेंगे कि आप थोड़ा हवन का धुआं कम करें, जिसकी वजह से हमें सोने में दिक्कत ना हो, आप दिन में हवन कर लिया करें। अचानक अगले दिन फिर वो हवन करती हैं। हवन करने के कुछ देर बाद आहट सुनाई देती, जैसे कि वो अपने घर में चलकर बालकोनी की तरफ आई हैं। उनके पैरों की पायल की जो आवाज़ थी वो भी क्लियर सुनाई दे रही थी। और अचानक उनकी बालकोनी के कोने पर एक गमला रखा हुआ था, जिस गमले में उन्होंने कुछ स्प्रे किया। स्प्रे इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसकी सुगंध नीचे तक फैल रही थी और स्प्रे की आवाज़ भी आ रही थी, कि जैसे लग रहा था गमले में कुछ छिड़क रही हैं। और गमले में छिड़कते वक्त बोलती हैं, तुझे जाना होगा, तुझे करना होगा। इस तरीके की बार बार उच्चारण वो गमले में कह कहकर स्प्रे किए जा रही हैं। बड़ी हैरानी हो रही थी कि ये क्या कह रही है, क्या कर रही है। लेकिन टोकने में तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई पूजा हम भंग ना कर दें किसी की, इस वजह से टोका भी नहीं, कि चलो जो कर रही है अपने घर में कर रही है, हमको क्या मतलब। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उस घर में एक चैनल गेट था, जो कि इस तरीके से बंद होता था, और चैनल गेट से आगे जो आंगन था वो पूरा खुला हुआ था, जो कि बालकोनी से एकदम क्लियर दिख सकता था। और अंदर अंदर जो था वो घर, वो सारा लेंटर से ढका हुआ था, और केवल आंगन जो था वो खुला हुआ था, जो कि बालकनी से वो औरत कुछ भी फेंक सकती थी आंगन के अंदर। लेकिन रात के वक्त वो कभी कुछ रंग बिरंगे दाने फेंक जाती, कभी उसमें कुछ छिड़क जाती, अजीब अजीब सा रोज़ कुछ ना कुछ डाल के जाती। लेकिन जो दिल्ली का परिवार था वो ये सोचता कि शायद ये घर को शुद्ध करने के लिए कुछ छिड़क देती हैं, ये इनकी पूजा की कोई विधि होगी, शायद इस वजह से होता है। तब भी वो नहीं टोकते थे कि क्यों पूजा पाठ वाली औरत को टोकें, थोड़ी ना कुछ बिगाड़ा है हमारा। अब अचानक एक दिन की बात है, चैनल गेट बंद है, सबके सब घर में बैठे हुए हैं, और लगभग 5 से 6 सेकंड के लिए एक अजीब सी बारिश होती है। ऐसा लगा जैसे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज़ बारिश होती है कि जिसका ना इमेजिन किया था, ना सोचा था कि ऐसी बारिश होगी, क्योंकि आसमान तो बिल्कुल साफ है। और वो बारिश सिर्फ उस आंगन में हुई है जो चैनल गेट से बाहर है। और जैसे ही वो बारिश 5 से 6 सेकंड के बाद बंद हुई है, तो बरसने के बाद कुछ काले काले छींटे से नज़र आ रहे हैं। तो टॉर्च जलाकर अचानक देखते हैं कि आंगन में गिरा क्या है इस बारिश में। जब वो उसको टॉर्च से देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ हल्दी है, कुछ मेहंदी है, कुछ लाल छींटे हैं, कुछ सफ़ेद छींटे हैं, और पूरे आंगन में वो गोल गोल बिंदियाँ जो हैं वो छप गई हैं। हैरानी की बात यह है कि वो सारी की सारी, वो जो गोल डॉट्स लगे थे चारों तरफ, वो सारे के सारे गोल थे, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं था। मतलब
अगर कोई बालकोनी से छिड़कता भी है तो सारे गोल डॉट्स हो ही नहीं सकते हैं, कोई ना कोई तो टेढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन सारे के सारे बिंदी जितने गोल, ये तो बहुत बड़ा मैजिक था। ये किसी ने छिड़का नहीं था, और वो बारिश तो कोई 5 से 6 सेकंड के लिए कर ही नहीं सकता। बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उस दिन चैनल गेट से बाहर कोई नहीं निकला। सुबह मकान मालिक को फ़ोन किया और उसको बुलाया गया। एज इट इज़ वो जो छींटे थे वो उसको दिखाए गए कि देखो, आपके घर में रात को ये अजीब सी बारिश हुई है, और इस बारिश में ये सब छींटे, जो लाल छींटे, पीले छींटे, सफ़ेद छींटे हैं, ये हल्दी जैसे छींटे हैं, ये हो गए हैं। ये कैसे हो गए हैं, ये आप हमें बताइए कि ये इसका कारण क्या है। तो मकान मालिक को ऐसा लगता था देखकर जैसे उसको सब कुछ पता है, लेकिन उसने छुपाते हुए बोला कि नहीं नहीं, ऐसा तो हमने पहले कभी देखा नहीं, और शायद ये हिमाचल है, देवभूमि है, हो सकता है कोई ऋषि मुनि तपस्वी किसी गुफा में बैठा या पहाड़ के कोने पर बैठा पूजा कर रहा हो, तो उसकी पूजा का प्रताप हो ये। तो आप चिंता ना करें, ये देवभूमि है, इस तरीके की पूजा तो यहाँ पर होती रहती होंगी, तो इसमें कोई नई बात भी नहीं है, आप चिंता ना करें। लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि शायद ये कुछ छुपा रहा है। हो सकता है उसने किराए के लालच में कि किराएदार चले ना जाए, उसने ये राज न बताया हो, लेकिन वो ये जानता था कि ये क्या चीज़ है। वो उसकी बात पर विश्वास न करते हुए उन्होंने सोचा कि चलो हम ये बात किसी मंदिर के पंडित से पूछते हैं। उनके घर के पास ही में थोड़ी सी दूरी पर बाबा सिद्ध चानों का मंदिर था, जो कि वहाँ के स्थानीय देवता थे। वहाँ पर वो गए और उन्होंने वहाँ के एक पंडित से ये सारी बातें बताई कि उनके घर में ये सब हो रहा है, छींटे आ रहे हैं। कोई औरत आई थी पानी लेने के लिए, ऊपर से जो किराए पे रहती हैं वो पानी रोज़ लेकर जाती हैं, और अजीब अजीब मंत्रों की आवाज़ आती है। रातों को दीवा लेकर वो घर से बाहर निकल जाती हैं, खाली जंगलों में वो ऐसे करती हैं। तो उन पंडित जी ने ये क्लियर बताया कि आपके घर में मारण क्रिया की गई है। उन्होंने कुछ देर ध्यान किया और ध्यान द्वारा उन्होंने बताया कि ये क्रिया आपकी बेटी पर की गई है। वो आपके घर में रिश्ता लेकर आई थी, और रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई थी, और जिसको आपने इनकार किया उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उनको बहुत बड़ा कमीशन मिलने वाला था, चाहे आपकी बेटी को दुख मिलता या सुख मिलता, उनको कमीशन ज़रूर मिलता। उनको कमीशन में ज़मीन मिलने वाली थी, और ये लॉस वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने सोच लिया है कि इस लड़की की शादी वो कहीं पर भी नहीं होने देगी। ये सुनकर उस दिल्ली वाले परिवार की जो महिला मुखिया थी वो एकदम डर गई और बोली कि पंडित जी, मेरी बेटी को आप प्लीज़ आप बचा लीजिए, उसकी मदद करो। हमने ऐसा कभी नहीं देखा, ना हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है। हम तो उसको इसलिए नहीं टोकते थे, हमको लगता था कि हिमाचल की पूजा पाठ वाली महिला है तो हम इसको क्यों टोके, लेकिन वो तो मेरी बेटी का नुकसान करने चली है, और मेरी एक ही बेटी है। प्लीज़ आप मेरी बेटी की रक्षा करें, कुछ उपाय तो बताओ, इस तरह से मेरी बेटी का नुकसान ना हो। हम मेडिकल चेकअप भी करा रहे हैं तो इसको कोई भी बीमारी नहीं निकलती है, ये पूरी तरह से सूजी हुई है, इसका ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, इसका बीपी हर वक्त लो रहता है, इसको उल्टियाँ आती रहती हैं, और इसको सांस लेने में दिक्कत होती है। और जब हम मेडिकल चेकअप करवाते हैं तो इसको कुछ भी नहीं निकलता। वो बोले आप चाहे आप कहीं पर भी ले जाकर मेडिकल चेकअप करवाएंगे, बीमारी कभी नहीं निकलेगी, लेकिन बीमारी का सामना ये लगातार करती रहेंगी, दवाई कभी नहीं रुकने वाली, और इनकी शादी भी वो कहीं नहीं होने देगी। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे कि राहत तो मिलेगी, लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि जो क्रिया है बहुत ही ज़्यादा सशक्त तरीके से की गई है और बहुत देर हो चुकी है, और जिस तरीके की विधि उसमें यूज होती है उसको एज इट इज़ मिल गई है। तो इस वजह से ये तांत्रिक क्रिया बहुत ही प्रबल हो गई है। लेकिन मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। उन्होंने कुछ उपाय बताए, कुछ पूजा की विधि बताई, और उन्होंने साथ ही ये भी बोला कि आप पास ही में एक देवी हैं जिनका मंदिर है, जो कि तंत्र से सुरक्षा करती है। उन देवी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी। वहाँ जाकर अपनी बेटी को आप दीक्षा दिलवा दीजिए, और वहाँ पर उनको माला जाप करने के लिए बोलिए। धीरे धीरे इनका जो ऑरा है वो स्ट्रांग हो जाएगा, धीरे धीरे इनकी मदद खुद देवी माँ की कृपा से इनके ऊपर होने लगेगी। आप इनको उस मंदिर में ले जाइए। पंडित जी के उपाय भी किए और उनके बताए हुए उस मंदिर में भी ले गई, और जहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी को दीक्षा दिलवाई, गुरु मंत्र दिलवाया। जिस गुरु मंत्र का जाप वो आज भी कर रही हैं, जिसके प्रभाव से वो जीवित हैं, ठीक हैं, लेकिन आज भी उस तंत्र क्रिया के कारण उनका कहीं पे भी विवाह नहीं हो पाया है। और धीरे धीरे वो इस कोशिश में है कि किसी तरह से पूरी तरह ठीक हो जाऊं। वो दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके दिमाग में वो अजीब सी बारिश, अजीब से छींटे
और वो सूजन शरीर में, वो अजीब सी औरत जो क्रूर स्वभाव की थी और तंत्र क्रिया करती थी, वो हिमाचल में रहकर उन्होंने ये जो अनुभव किया, ये वो कभी नहीं भूल सकते। तो ये थी कहानी दिल्ली में रहने वाले परिवार की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप मुझे बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपके घर के आस-पास भी इस तरीके के कोई लोग हैं जो तंत्र क्रिया करते हो, या किसी पर किस तरीके की कोई क्रिया करवाई हो, या आपने इस तरीके की कोई कहानी सुनी हो? तो आप मुझे ये कहानियाँ आपकी जानकारी में जो हो, आप मुझे मेरी मेल आईडी पर जो भेज सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मिलते हैं आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।